क्रिमिनल्स से भरा पैसेंजर प्लेन बर्फीली पहाड़ियों में क्रैश होता है और 18 बचे हुए अपराधी देखते ही देखते हवा में गायब हो जाते हैं। इनमें से एक वो भी है जिसका नाम सुनकर CIA तक कांप जाती है, लॉक। सबके सामने उसने ऐसी चाल चली कि न सिर्फ पुलिस का घेरा तोड़ दिया बल्कि डिप्टी चीफ फ्रैंक की पत्नी को भी किडनैप कर लिया। फेडरल एजेंट्स की मदद के बावजूद पूरा शहर भय, दहशत और अफरा तफरी में डूब गया, क्योंकि भागे हुए 18 लोग सब के सब खूंखार अपराधी थे। मुसीबत बढ़ी जब लॉक ने सिग्नल टावर को उड़ा दिया, जिससे पूरे टाउन का मोबाइल और डेटा कम्युनिकेशन बंद हो गया। अब पुलिस को कोई सूचना देनी होती है तो उन्हें लाउडस्पीकर से चिल्लाकर देना पड़ रहा है। डिप्टी चीफ फ्रैंक लोगों से अपील करता है, कृपया घरों में रहें, बाहर बेहद खतरा है। पहाड़ी सड़क पर खौफनाक मुलाकात। एक युवा माँ अपने बच्चे के साथ बर्फीली सड़क पर गाड़ी चला रही थी। ध्यान भटकते ही उसकी गाड़ी एक राहगीर से टकराते टकराते रुकी। जैसे ही उसने देखा, वो आदमी उन्हीं क्रैश सर्वाइवर अपराधियों में से एक था। माँ ने झट से बंदूक निकाली, लेकिन अपराधी चिल्लाया, रुको, मत मारो। फिर उसने अपना नकली आर्म, प्रोस्थेटिक आर्म, जोर से तोड़ दिया और अंदर से नोटों के बंडल बाहर गिर पड़े। वो बोला, मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। उधर फ्रैंक का टूटा मन। फ्रैंक पहले ही सदमे में था। उसकी पत्नी को लॉक उठा ले गया था, लेकिन अब दूसरा झटका, उसका बेटा स्कूल से गायब हो गया था। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि स्कूल बंद होने से ठीक पहले उसका बेटा कार लेकर चुपके से भाग गया। असल में वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को एक रोमांटिक ट्रिप पर ले जाना चाहता था। दोनों फ्रैंक की नई खरीदी हुई वुडलैंड केबिन की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी बर्फ में धंस गई और दोनों को पैदल ही जंगल में केबिन की ओर जाना पड़ा। शहर में नेटवर्क भी बंद, तो रोमांस अब डरावने एडवेंचर में बदलने वाला था। फ्रैंक की बेचैनी। फीमेल एजेंट सिड का एंट्री। फ्रैंक गुस्से और चिंता में सीधे फेडरल एजेंट सीड, एक सख्त और प्रोफेशनल महिला एजेंट के पास पहुंचा। वह पूछता है, लॉक ने उसकी पत्नी को ही क्यों किडनैप किया? क्या उसका अगला टारगेट उसका बेटा है? एजेंट सिड, जो काम लेकिन शार्प दिमाग की महिला एजेंट है, कहती है कि उसे भी लॉक की असली मंशा पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, लॉक तुम्हारी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उसे किसी बड़े सौदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फ्रैंक को इस जवाब से भी चैन नहीं मिला। उसे सिड पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने और भी चैनल्स के जरिए मदद मांगनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि सिएटल क्राइम यूनिट भी अब केस में उतर चुकी थी। लगातार आती रिपोर्ट्स, तनाव बढ़ता हुआ। कुछ देर में 2 अहम खबरें आईं। फ्रैंक के बेटे का मोबाइल लोकेशन आखिरी बार पहाड़ की चढ़ाई वाले रास्ते पर मिला। फ्रैंक समझ गया कि वो उसी नए केबिन की तरफ गया है। फ्रैंक खुद निकल नहीं सकता, इसलिए उसने एक स्टेट ट्रूपर को वहां भेजा। दूसरी सूचना, लॉक फ्रैंक की पत्नी सारा को लेकर फ्रैंक के घर आया था। टीम फौरन वहां पहुंची, पर घर खाली था। बस स्टोर रूम के बीचों बीच एक कैमरा रखा था। ये साफ था कि लॉक ये साबित करना चाहता था कि रहमत है बंधक अभी जिंदा है, और इसी मौके पर उसने लॉक की तरफ से कोई शर्त रखी गई थी। पर पुलिस ने पूरा घर छान मारा, फिर भी वीडियो टेप कहीं नहीं मिला। उसी वक्त एक और बुरी खबर आई। फ्रैंक का कंप्यूटर अब भी ऑन था। मतलब लॉक ने जबरदस्ती सिस्टम में हैक करके मार्शल डेटाबेस का फ्लाइट पैसेंजर लिस्ट देख ली थी। फ्रैंक के लिए ये सब देखना अब बस क्या ही बचा है वाला हाल था। सबको बाहर भेजकर उसने महिला फेडरल एजेंट सिड से पूछा, ये लॉक आखिर चाहता क्या है? सिड, जो लॉक को बहुत अच्छी तरह जानती है, बोली वो अपने अगला कदम उठाने से पहले उपकरण, डेटा और इन्फो इकट्ठा कर रहा है। ये सब उसकी तैयारी है। फ्रैंक ने तुरंत अपना बड़ा सवाल रखा, CIA उसे इतनी मुश्किल में क्यों वॉशिंगटन ले जा रही थी? सीधा अलास्का हाई सिक्योरिटी प्रिजन में बंद कर देते, ज्यादा आसान होता ना। सिड खुद भी पहले यही सोचती थी, पर बाद में उसके सीनियर ने सच्चाई बताई। लॉक ने बागी होने से पहले CIA का पूरा डेटाबेस हैक कर लिया था और चुरा ली थी एक फाइल नंबर 6 नाम की सुपर क्लासिफाइड फाइल। उस फाइल में CIA के सभी टारगेट्स, मिशन और गोपनीय योजनाएं दर्ज थीं। अगर ये डेटा बाहर आ जाता, देश के लिए तबाही तय थी। इसलिए सरकार को लॉ को जिंदा पकड़कर ही लाना था, ताकि उससे फाइल का लोकेशन पता किया जा सके। ये सुनकर फ्रैंक को पहली बार समझ आया कि लॉ कितना बड़ा खतरा है। दोनों बात करते करते थोड़ा करीब भी आ गए, लेकिन जैसे ही सिड वापस अपनी गाड़ी में गई, उसने चुपके से जेब से वो वीडियो टेप निकाल लिया। असल में लॉक ने जो टेप छोड़ा था, सिड उसे पहले ही चुपचाप छिपा चुकी थी। दूसरी तरफ फ्रैंक का बेटा लूक और उसकी गर्लफ्रेंड सुबह होने पर दोनों वेकेशन केबिन में उठे। चारों तरफ देखा, यहाँ खाने का एक दाना तक नहीं था। गर्लफ्रेंड ने जल्दबाजी में स्टोर रूम से एक आयरन शवल निकाल ली। अब उन्हें गाड़ी निकालकर किसी भी तरह टाउन लौटना होगा, वरना भूखे ही मर जाएंगे। लूक गाड़ी के आसपास की बर्फ हटाने लगा, पर तभी उसने देखा कार के ट्रंक में एक घायल आदमी लेटा हुआ था। उधर नजदीकी जंगल में एक और फरार अपराधी औरोरा देखने आए पिता पुत्र को बंदूक दिखाकर बंधक बना चुका था। रास्ते में वह 2 और फरार अपराधियों से मिल गया, क्योंकि पहाड़ से बाहर की सारी सड़कें पुलिस ने सील कर दी थी। तो अब ये अपराधी टीमें बनाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। सिड ने फ्रैंक को टेप दिखाई और उससे निकली असली मांग। वीडियो में लॉक ने अपनी मांग बताई, सैरा को छोड़ना है तो मुझे प्लेन वाले कैदियों में से एक खास कैदी ला कर दो। सिड ने कहा, ये बहुत जरूरी है फ्रैंक, सैरा घर नहीं पहुंची है। लॉक उसे बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करेगा। महिला एजेंट सिड पहले से उस विशेष कैदी की फाइल तैयार करके लाई थी। यही कारण था कि उसने वीडियो टेप पहले ही छुपा
लिया था, क्योंकि ये सब प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अगर सबको पता चल गया तो पूरा सिस्टम उलझ जाएगा। फ्रैंक की दुविधा। फ्रैंक के मन में सवाल उठा, कानून के हिसाब से ये सही भी है या नहीं? एक पुलिस अफसर होकर किसी अपराधी से डील करना ठीक है, पर फिर भी उसने लॉक द्वारा मांगे गए कैदी की फाइल खोली। नाम था हेनरी। हेनरी वही आदमी जो कुछ समय पहले खुद पुलिस स्टेशन आया था और कहा था, मुझे अरेस्ट कर लो। हेनरी पहले एक अंडरग्राउंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट था, ऑडिट, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग में माहिर। कई साल पहले क्लाइंट का पैसा हड़पने पर पकड़ा गया था और अपनी जान बचाने के लिए उसने दोनों हाथ गंवा दिए थे। फ्रैंक के मन में बड़ा सवाल उठा, लॉ को हेनरी ही क्यों चाहिए? उसमें ऐसा क्या है? कहीं यही इस केस की सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं? पर सिड फिर वही बोली, तुम्हें लॉक की मांग माननी ही पड़ेगी। फ्रैंक ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वह सीधा जेल सेल की तरफ गया जहां हेनरी को रखा गया था। फ्रैंक ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम और लॉक एक दूसरे को कैसे जानते हो? लेकिन हेनरी का रवैया एक बिल्कुल जिद्दी था। वह किसी बात का जवाब देने को तैयार नहीं था। हेनरी कितना भी दबाओ, वह 1 इंच भी जानकारी देने को तैयार नहीं था। फ्रैंक गुस्से में मेज उलट देता है और चिल्लाता है, अगर सच नहीं बताया तो वापस उसी बर्फीले पहाड़ में फेंक दूंगा। हेनरी बेपरवाह बोला, तुम्हें कोई हक नहीं, किसी को पता भी नहीं कि तुम हो कौन। फ्रैंक की आंखों में खून उतर आता है और वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी एक शिकारी अंदर आता है। उसने एक फरार कैदी की लाश बरामद की थी, क्योंकि पूरे अलास्का में इन अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़ी इनामी राशि रखी गई थी। वो शिकारी चिल्लाता है, चलो दोस्तों, टीम बनाते हैं और इन हरामियों को एक एक कर खत्म करते हैं। यानी अलास्का की खतरनाक आउटडोर स्पिरिट किसी से कम नहीं। दूसरी तरफ लॉ का खेल और गहरा हो रहा था। एक सुनसान केबिन में लॉक ने फ्रैंक की पत्नी सैरा को सीढ़ियों से बांध रखा था। वह CIA हेड ब्लैक मैडम को कॉल कर कहता है, ये लिंक खोलो। जैसे ही लिंक खुलता है, स्क्रीन पर एक काउंटडाउन टाइमर दिखाई देता है। ये एक डेड मैन स्विच था। अगर लॉक ने 72 घंटों में कोड नहीं डाला तो फाइल नंबर 6 की सारी गोपनीय जानकारी दुनिया भर के टारगेट्स को अपने आप भेज दी जाएगी। मतलब उसने अपने लिए एक अल्टीमेट सेफ्टी कार्ड तैयार कर लिया था। CIA हेड परेशान, क्योंकि इसका कोई सीधा हल नहीं था। उधर सैरा अटारी में बंधी रस्सियां छुड़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही लॉक ऊपर आता है, सैरा मौका देखकर उस पर हमला करती है, लेकिन लॉक बेहद तेज व वार बचा लेता है। सैरा हथियार उठाती है, पर लॉक तुरंत उसे पकड़ लेता है और जोर से फर्श पर धक्का दे देता है। कैदी हेनरी का रवैया अचानक बदल गया। वह बोला कि वह सब सच बताएगा। हेनरी ने कसम खाकर कहा, मेरा लॉक से कोई लेना देना नहीं है। वह इसलिए पुलिस स्टेशन भागकर आया था क्योंकि वह एक गवाह था, एक प्रोटेक्टेड विटनेस, जो कई बड़े वित्तीय अपराधों के खिलाफ गवाही देने वाला था। ट्रायल पूरा होते ही उसका नाम बदलकर उसे नई जिंदगी दी जानी थी। हेनरी साफ कह देता है, वह किसी भी हालत में लॉक से नहीं मिल सकता। फ्रैंक समझ गया कि हेनरी को असली में भेजकर सैरा को बचाना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक नया प्लान बनाया। हेनरी के वेश में एक पुलिस ऑफिसर को भेजा जाएगा ताकि लॉक के साथ फेक डील की जा सके। फ्रैंक तय जगह पहुंचा, लेकिन लॉक बार बार लोकेशन बदलकर फ्रैंक को इधर उधर घुमाता रहा। सिड और स्वॉट टीम जंगल में छुपकर हर कोने पर नजर रख रही थी, लेकिन लॉक का कोई पता नहीं चला। फ्रैंक को अचानक समझ आया, लॉक यहाँ है ही नहीं, सब लोग धोखा खा चुके थे। ये पूरा ह्यूमन एक्सचेंज सिर्फ एक डाइवर्शन था। सिड दस्तावेज पलटी है और उसे याद आता है कि आज वही तारीख है जब क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीम हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स ट्रांसफर कर रही थी। सिड चिल्लाती है, हिज रियल टारगेट इज द ब्लैक बॉक्स। फ्रैंक हाईवे पर दौड़ता हुआ ट्रांसपोर्ट ट्रक तक पहुंचा। अंदर सिर्फ 2 बंधे हुए सुरक्षा अधिकारी थे और ब्लैक बॉक्स काटकर निकाला जा चुका था। फ्रैंक भड़क उठता है। सिड के चेहरे पर भी घबराहट, क्योंकि लॉक वही था जिसे कभी सिड ने खुद ट्रेन किया था। फ्लैशबैक। लॉक कौन था? सिड याद करती है। लॉक पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, नेटवर्क सिक्योरिटी का जीनियस। CIA ने उसे भर्ती करने की कोशिश की, पर लॉक ने कहा, मैंने कई साइबर अटैक किए हैं जो आज तक पकड़े नहीं गए। वह पर्दे के पीछे सब कुछ कंट्रोल करने का अहंकारी मजा लेता था। किसी का कर्मचारी बनना उसे मंजूर नहीं था। किसने सोचा था कि एक समय का यही प्रोफेसर पूरी CIA को घुटनों पर ला देगा और एक छोटे से शहर को डर में जीने को मजबूर कर देगा। जंगल में लूक और उसकी गर्लफ्रेंड घायल आदमी को वापस केबिन में ले आए। उनकी देखभाल में वह आदमी होश में आने लगा था। उधर वो पिता, जिसे कैदी ने बंधक बनाया था, कैदी का ध्यान हटे ही अपने बेटे से बोला, भाग। सड़क की तरफ भाग। लड़का हिम्मत करके बर्फीले जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। और दोस्तों, यहीं से कहानी लेने वाली है एक खतरनाक मोड़। लोके का असली गेम, ब्लैक बॉक्स का राज और उस घायल आदमी की सच्चाई, सब कुछ अगले पार्ट में खुलने वाला है। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लो ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो।